Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर बच्चा स्टीरियोटाइप बिहेवियर कर रहा है तो क्या हमें उसे इग्नोर करना चाहिए या हमें बच्चे को रीडायरेक्ट या उस बिहेवियर को चैनलाइज करना चाहिए। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इन बिहेवियर्स को, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिनको डेवलप करके इन बिहेवियर्स को चैनलाइज या रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हमें बच्चे को माता पिता को और स्पेशल एजुकेटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कॉन्टिन्यूसली मीनिंगफुल एक्टिविटी में इंगेज करे। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा खाली रहता है वो उतना ही ज़्यादा सेल्फ स्टिमुलेटरी या स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स में ज़्यादा इंगेज होता है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा मीनिंगफुल एक्टिविटी में इंगेज हो। जब मैं मीनिंगफुल एक्टिविटी कहती हूँ तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, मेरा मतलब टेबल टॉप एक्टिविटीज से नहीं है। हाँ, हमें बच्चे को टेबल टॉप एक्टिविटीज पे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करना है और हमें उस लेवल पे पहुंचाना है। लेकिन अगर हमारा बच्चा टेबल टॉप एक्टिविटी पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें जनरलाइजेशन के रूल को फॉलो करते हुए उसे अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करना होगा। इससे ना सिर्फ बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है जबकि स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी काफी रिड्यूस होता है। द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज बाय टीचिंग प्ले स्किल्स. It has been proved and mentioned in many research studies that if children have been taught age appropriate play skills, हम stereotype behaviors को ना सिर्फ redirect कर सकते हैं बल्कि काफ़ी हद तक reduce भी कर सकते हैं। जब मैं प्ले स्किल्स की बात करूं तो मैं आपको यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि आप बच्चे को एज अप्रोप्रिएट प्ले स्किल सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या वो बॉल को थ्रो और कैच कर लेता है। ये जनरली एक 3-3.5 साल का बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। इमिटेशंस पर मैंने ऑलरेडी बहुत बात की हुई है अपने ऑलमोस्ट आई थिंक 90% वीडियोज़ में, जिसमें मैं इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट को लेके बात करती हूँ। तो अगर लड़कियां 4.5-5 साल की हैं तो हमको ये देखना है कि क्या वो इमिटेट कर पा रही हैं। इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट अगर बहुत उम्दा तरीके से स्पेशल एजुकेटर ने सिखाया है तो आपका बच्चा किचन सेट, डॉल सेट, डॉक्टर सेट इस तरीके से काफ़ी अच्छा खेल सकता है, राइट। बट ये काफ़ी ऊपर के लेवल हैं। आप पहले बच्चे को बिल्कुल बेसिक ही सिखाएंगे और उसमें आप एज अप्रोप्रिएट प्ले स्किल्स को चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें डेवलप करना है बाय टीचिंग to express themselves via developing various kind of communication skills also really helps in redirecting, channelizing and reducing stereotype behavior because आप सरल भाषा में समझिए, आप खुद बहुत परेशान होते हैं when you feel that you are unheard, आपको कोई नहीं सुन रहा है, आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, तो आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसी सिचुएशन में हमको बच्चे को नए नए कम्युनिकेशन यानी सो दैट वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो इससे भी हम इन बिहेवियर्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि जब भी हम किसी नए बिहेवियर को, हम किसी नए स्किल को सिखाएं, नए हुनर को सिखाएं या हम किसी भी एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, वी हैव टू एश्योर एंड री एश्योर कि बच्चा उस वक्त इन एटिपिकल या रेपिटेटिव या स्टीरियोटाइप बिहेवियर में इंगेज ना हो, क्योंकि द मोर द चाइल्ड विल बी इंगेज इन स्टीरियोटाइप बिहेवियर और सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर एज मेनी पीपल से, क्योंकि ये इनको सेल्फ स्टिमुलेशन देता है। जितना ज़्यादा ये इसमें इन्वॉल्व रहेंगे ये इनको कहीं ना कहीं नया हुनर सीखने में एक बाधा उत्पन्न करता है। ऐसा कई सारी रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि जब भी आप बच्चे के साथ टेबल टॉप एक्टिविटी कर रहे हैं, नया कोई स्किल सिखा रहे हैं, तो एश्योर करें कि बच्चे का सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर पास हो चुका है और फिर आप उससे कनेक्ट करके स्किल को सिखाएं।
अगला पॉइंट है कि हमें बच्चे के साथ बहुत सारे रीइंफोर्सर्स का यूज़ करना है। कई सारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं कि मैम रीइंफोर्सर्स को लगाना तो काफ़ी आसान है लेकिन उन्हें रिड्यूस करना काफ़ी मुश्किल है। देखिए ऐसा है, रीइंफोर्सर्स की बहुत सारी तकनीक होती है जिसमें हम पहले 1-on-1 के बेसिस पे, फिर 2:1 के बेसिस पे, फिर 3:1 के बेसिस पे ऐसे रीइंफोर्सर्स लगाते हैं। हर एक काम को कर देने के बाद ही रीइंफोर्सर नहीं होता है। ऐसे में कई सारे रीइंफोर्सर्स ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स वो जो बच्चा डायरेक्टली खाता है और पीता है, लेकिन सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स जो होते हैं उसमें बच्चे को टॉय, पजल या उसकी पसंदीदा चीज़ें दी जाती हैं। और ऐसे में जो टर्शरी रीइंफोर्सर्स हैं, दे आर हाई फाइव, हाई टेन, शाबाश मेरा राजा गब्बू, तुमने कितना अच्छा काम किया, राइट, एप्रिसिएशन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें रीइंफोर्सर्स को कहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट करना है। रीइंफोर्सर्स को रिड्यूस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि अगर आपने बच्चे को नया हुनर सिखाना है और अगर आपने उसको रीइंफोर्सर के साथ पेयर अप किया है, बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। अगला पॉइंट है कि हमें बच्चे के थेरेपी सेशंस को बहुत ही जैसे कहते हैं ना, बहुत आराम से नहीं करना है। इट शुड बी लाइक फायरिंग राउंड, कट 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 हो गया, कट 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 हो गया। जैसे कि हमने मान लीजिए मैचिंग करानी है तो हमने मैचिंग का एक स्पीड रखना है, राइट, और वो हो गया, हटाया, रीइंफोर्सर दिया, फिर हमने नेक्स्ट एक्टिविटी कराई। कई बारी जब सेंटर पे ही वेडनेसडे को मदर ट्रेनिंग सेशन होता है तो मदर्स आर रियली कंफ्यूज कि अब मैं इसके बाद क्या कराऊं। अब वो सेकंड भर का जो फासला होता है वो फिर हमारा फिंगर प्ले, हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग शुरू हो जाता है। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमको हमारे थेरेपी सेशंस या जो हमारे ट्रायल सेशंस होने हैं वो थोड़े से स्पीड अप करके होने चाहिए, उनमें स्पीड होनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें हमारे बच्चों को एरोबिक्स फिजिकल एक्सरसाइजेज में ज़रूर इंडल्ज करना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे फिजिकल एक्सरसाइजेज लाइक जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग ऑन ट्रैम्पोलिन और इस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, साइकिलिंग करते हैं या एरोबिक एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बहुत सारा लंग कैपेसिटी डेवलप हो रहा होता है, तो ये सारी एक्सरसाइजेज भी बच्चे को शांत करती हैं और हमें सेशंस में हेल्प आउट करती हैं। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको ध्यान रखें और आप इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था, उसको कई साल लगे थे, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, अगर हम डिसिप्लिन्ड रहेंगे, ज़रूर रोम हमारा भी बनेगा। इस आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।